डिस्कस करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड। उससे पहले एक बार थ्योरी फिर क्लियर करो आप। मान लीजिए ये कोई मेटल है और इसके ये है सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, दीज आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इसको फोटोन गिरेगा बेटा, ईच फोटोन रिसीव्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, ईच फोटोन रिसीव्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमने एक साथ 2 फोटोन डाले तो दिस रिसीव्ड बाय दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस रिमूव्ड। अगर 3 डालोगे 3 इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे। तो जितनी आप इंटेंसिटी फोटोन की इंक्रीज करते जाओगे उतनी क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ बशर्त कि वो जो फोटोन आप डाल देना इसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट क्या होनी चाहिए बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, मतलब कम से कम इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी तो हो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसके पास हो या उससे ज्यादा हो। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए एनर्जी 10 किलो जूल और अपना फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि उसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी आ रही है मान लीजिए 8 किलो जूल, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। आप इंटेंसिटी 20-25 कितनी बढ़ाते जाओ। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो थ्रेशोल्ड से कम मिलेगी हर एक को, तो कितनी बढ़ा लो इंटेंसिटी, फिर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। हाँ अगर आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो कितनी, हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है 10 और एनर्जी कितनी मिल रही है 10 ही मिल रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पर वो सारी एनर्जी 10 की 10 तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में यूज हो रही, तो अब काइनेटिक एनर्जी इस टाइम 0 होगी। तो अगर आप फोटोन डालोगे मींस नेट बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर डालोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, सारी एनर्जी तो उसकी खत्म हो गई इस न्यूक्लियस से पीछा छुड़वाने में। हाँ अगर फोटोन डालोगे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी का तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जितनी आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने वाले वो नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे इंटेंसिटी के बढ़ाने से। दूसरी बात, each इलेक्ट्रॉन is ejected by absorbing a single photon, तो by absorbing that energy used to eject out the electron and बाकी बची हुई क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एक्सेप्ट किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में। तीसरी बात, मान लीजिए आप बताना, मुझे आप बताओगे, मान लीजिए मैं कहता हूँ फॉर दिस मेटल सरफेस लेट अस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और यू कैन से क्रिटिकल वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर। ठीक, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको वेवलेंथ कितनी देनी पड़ेगी 400 नैनोमीटर। इफ वी आर फॉलिंग ए फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 300 नैनोमीटर देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय द मेटल और नॉट। बताओ, इस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। लास्ट वीडियो में मैंने ये छोड़ा था आपको कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसकी 400 नैनोमीटर, तो अगर इस पे 300 नैनोमीटर का फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं। क्रिटिकल वेवलेंथ 400 और डाल रहे 300 और इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं? यस, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि बेटा जिसकी वेवलेंथ 400 है उसकी एनर्जी ये है, देखो। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की कोरस्पोंडिंग ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और हम जो डाल रहे हैं फोटोन उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी है दिस। तो अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे तो आप हाई एनर्जी दे रहे हो, बोलो। तो क्रिटिकल वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे कि द मैक्सिमम वेवलेंथ, बेटा एनर्जी मिनिमम का वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ ए फोटोन विच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। अगर आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्रिटिकल वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ का फोटोन डालो, अब यहीं पे कहता है कि आप फोटोन डाल रहे हो 500 नैनोमीटर वाला, बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। अब बेटा क्रिटिकल वैल्यू 400 और डाल रहे हो 500, अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि आपने वेवलेंथ इंक्रीज कर दी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज, समझे। तो ध्यान रखना आप इन सब बातों का। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से थ्योरी और भी अच्छे से क्लियर हो जाती है। देखो
व्हेन ए इलेक्ट्रॉन, मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, व्हेन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, फॉल्स ऑन द सोडियम सरफेस, एक किस पे डाल रहा है इसको, सोडियम मेटल के सरफेस पे, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये कहता है इतने नैनोमीटर वाला फोटोन इस पे डाला 300 नैनोमीटर वाला, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भाई साहब 1.68 10⁵ जूल पर मोल, जूल पर मोल, ये काइनेटिक एनर्जी। What is the minimum energy needed to remove the electron from the sodium? What is the minimum amount of energy needed to remove the electron from the sodium? क्वेश्चन दोबारा बोले, ये सोडियम मेटल और इस सोडियम मेटल पे जो फोटोन डाल रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.68 10⁵ जूल पर मोल। ये अब कहता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी, कम से कम कितनी, मीन्स ये क्या पूछ रहा है आपसे बेटा वर्क फंक्शन, और यू कैन से ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप बताओ कि फोटोन डाला, फोटोन डाला उसकी एनर्जी कितनी है h न्यू, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज कितनी हो जाती है h न्यू नोट, जो बाकी बची हो क्या बन जाती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। कुछ क्लियर हो रहा है, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिली टोटल, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में यूज कर ली, और बाकी जो बच गई वो इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ईच इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय सिंगल, ईच इलेक्ट्रॉन रिसीव ए सिंगल फोटोन, तो एक फोटोन की एनर्जी बताओ hc बाय लैम्डा, लैम्डा बोलो 300 नैनोमीटर, तो 300 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू h न्यू नॉट हमें फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा इलेक्ट्रॉन की, दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन की लेना, ये बात ध्यान देना, मैं बार बार यही बात बताना चाहती कि एक फोटोन बेटा एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, h न्यू एनर्जी इसको मिल गई, तो h न्यू नॉट इसने यूज कर ली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में, और बाकी बची वो क्या बन गई सिंगल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, और अपने को दिया क्या है काइनेटिक एनर्जी 1.68 10⁵ जूल पर मोल, इतनी एनर्जी एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की, एक मोल इलेक्ट्रॉन की, अगर यहाँ पे एक मोल फोटोन डालोगे तो एक मोल फोटोन निकालने की एनर्जी क्या होगी, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, तो बेटा इसको डिवाइड कर देना 6.02 × 10⁻23। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, सिंगल फोटोन एक पैकेट एक को ही मिलेगा, उसमें से कितना पैकेट उसने खा लिया किस लिए, अपना और उसे पीछा छुड़वाने के लिए, न्यूक्लियस से पीछा छुड़वाने के लिए, और बाकी बचा हुआ पैकेट से वो दौड़ने लग गया। तो यहाँ पे पर मोल दे रखी थी एनर्जी पर मोल, तो बेटा मैंने इसको अवॉइड नंबर से डिवाइड किया, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। अब h न्यू नॉट तो आ जाए अपना, h न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, h की वैल्यू 6.6 10⁻34 जूल सेकंड, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये 300 × 10⁻⁹ बेटा, ठीक है, और यहाँ से इसको माइनस कर दो तो ये -1.68 10⁵ अपॉन में 6.022 10⁻23, ये आ गया। चलो बस ध्यान किस चीज का देना था कि एनर्जी ने जूल पर मोल दी थी, और हमें क्या चाहिए थी पर इलेक्ट्रॉन चाहिए थी, पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे और देखो, ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कॉज द फोटो इमिशन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, बेटा वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए वो तो ये h न्यू नॉट, इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी जब मिनिमम कहेगा तो उसके कोरेस्पोंडिंग वेवलेंथ क्या है, एनर्जी कम से कम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, एनर्जी कहते बेटा ये सोल्व कर दोगे, और वेवलेंथ कहते क्या करोगे
इसके बराबर ये जो आया ना अपना जूल में आएगा hc बाई लैम्डा। h की वैल्यू अपने को पता c3 इंटू 10⁸ और लैम्डा आ जाएगा मीटर में। देखो ये जूल में, ये जूल में, ये अपना किस में h जूल सेकंड, c क्या है मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड, ये इधर है जूल में कट जाएगा, वेवलेंथ किस में आ जाएगी आपकी मीटर में। ठीक है, अपने पास एच न्यू नोट आ गए ना, उस एच न्यू नोट को आप क्या लिख दो एच सी अपॉन में लैम्डा नोट, ये वैल्यू अपने पास है तो लैम्डा नोट आ जाएगा। ठीक, करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये दे रखा बेटा द डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कहता है डिसोसिएशन एनर्जी फॉर दिस, बॉन्ड डिसोस्ट करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इसका बॉन्ड डिसोस्ट करके हमें क्या चाहिए हाइड्रोजन एटम। तो कहता है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 430.53 किलो जूल पर मोल। क्या समझे कि अपने को 1 मोल अगर हाइड्रोजन गैस दे दी जाए तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस के बॉन्ड डिसोसिएट करके और टोटल अपने क्या मिल जाएंगे 1 मोल हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट क्या मिल जाएंगे 2 मोल फ्री हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस को कंप्लीट डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है 430.53 किलो जूल, इतनी एनर्जी लगती है 1 मोल हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट करने के लिए। कहते हैं इफ हाइड्रोजन इज डिसोसिएटेड बाय फोटोन, ये कह रहा है जी हाइड्रोजन को हम डिसोसिएट किससे कर रहे हैं फोटोन से। यहाँ पे क्या डाल रहे हैं सनलाइट एनर्जी पैकेट, और जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है 253.7 नैनोमीटर। हम इतनी वेवलेंथ वाला फोटोन डाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट करने के लिए पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए, और ये कह रहा है कि हम इसको डिसोसिएट करने के लिए सिर्फ फोटोन डाल रहे हैं और द फोटोन इज ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर। ठीक, तो पहले तो आप मुझे तो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन बाद में, पहले तो ये पूछ रहे कि इज द गिवन फोटोन सफिशिएंट टू डिसोसिएट द बॉन्ड। क्या आप इस वेवलेंथ वाला फोटोन डालोगे कि ये बॉन्ड तोड़ पाएगा? तो बेटा आप ये बताओ कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। देखो 1 मोल के लिए हाइट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है 430.53 इंटू 10⁻³ 1 मोल के लिए। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए क्योंकि एक फोटोन तो सिंगल मॉलिक्यूल को मिलेगा, एक फोटोन एक साथ एक मोल मॉलिक्यूल को थोड़ी मिलेगा। हाइड्रोजन का जो फोटोन डाला जाएगा वो एक मॉलिक्यूल को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो एक सिंगल फोटोन तो एक जहाँ पे गिर गया उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं क्या इसके पास रह जाएगा, ऐसा नहीं होता, जहाँ पे गिर गया पर उसको मिल गया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी इतनी लगती है तो सिंगल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? तो सिंगल मोल की एनर्जी कितनी लगेगी बेटा 430.53 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.022 10⁻23। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, इतना जूल लगेगी, इतनी एनर्जी एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक सिंगल मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएट करके एटम फ्री करने के लिए। तो कहता है बताओ ये फोटोन सफिशिएंट है कि नहीं? तो हम फोटोन की एनर्जी निकाल लें। बेटा फोटोन की एनर्जी निकालो तो E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻³ यूनिट होती है जूल सेकंड। h 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ कितनी बेटा फोटोन की 253.7 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, सोल्व कर लो बेटा। इसको सोल्व किया तो अपनी वैल्यू आई 6.910⁻⁻20 जूल। कौन से को हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए। और बेटा ये जो फोटोन डाला था ना इसकी एनर्जी आई 7.8 10⁻⁻19 जूल। आप सोल्व कर लोगे। देखो एक मोल को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी इतना किलो जूल पर मोल है तो किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट किया तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी लगेगी डिवाइड बाय दिस। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी लगेगी 6.910⁻⁻20। फोटोन जो डाला जा रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है 253.7 नैनोमीटर। तो फोटोन की एनर्जी इतनी, ये फोटोन की एनर्जी बेटा जो फोटोन डाला जा रहा है ना
उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी है 7.8 10 की पावर माइनस 19 और मॉलिक्यूल तोड़ने की एनर्जी कितनी लगी है 6.9 10 की पावर माइनस 20। तो इसका मतलब दिस फोटोन इज सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड। यस, मैं पूछ लेके फोटोन सफिशिएंट है तो आज ही बिल्कुल सफिशिएंट है, बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़े एक बार, अपने क्वेश्चन ये नहीं था, देखो द डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन इज इतना किलोजूल पर मोल, पता चल गया। तो एक मोल की इतनी, एक सिंगल मोलिक्यूल की इतनी आ गई। हाइड्रोजन डिसोसिएट बाय वेवलेंथ ऑफ, हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा है उस वेवलेंथ वाली रेडिएशन से जिसकी वेवलेंथ कितनी है 253.7 नैनोमीटर। कहता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, फाइंड आउट द fraction of radiant energy which will convert it into kinetic energy. Find the fraction of radiant energy which will convert it into kinetic energy. तो बेटा रेडिएंट एनर्जी कितनी है जो रेडिएशन के लिए उसकी एनर्जी, तो रेडिएशन की एनर्जी कितनी है बताओ 7.8 10 की पावर माइनस 19। ठीक, और द फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी विच कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसमें से काइनेटिक एनर्जी में कितनी कन्वर्ट हुई, तो बेटा इस एनर्जी में से कितना 6.9 10 का पावर माइनस 20 तो यूज हो गया किसमें, बॉन्ड को तोड़ने में, इतना तो बॉन्ड तोड़ने में यूज हो गया। तो बाकी बची हुई बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं, बोलो समझ रहे हो कि नहीं, कुछ बॉन्ड तोड़ने के लिए हो गई इतनी एनर्जी यूज और रेडिएंट एनर्जी की थी, फ्रैक्शन पूछा है तो क्या करोगे बेटा ये 7.8 10 की पावर माइनस 19 माइनस 6.9 10 की पावर माइनस 20 और डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है 7.8 10 की पावर माइनस 19। बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी यूज कर ली, ये hc बाई लैम्डा तो थी रेडिएंट एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो गई, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी यूज हो गई, तो उसमें से बची वो क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी। इस मॉलिक्यूल पे फोटोन गिरा, कितनी एनर्जी का 7.8 10 की पावर माइनस 19। इस बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी यूज हो गई 6.9 10 की पावर माइनस 20। तो बाकी बची हुई क्या बन गई, बाकी बची एनर्जी इसी के पास है, तो इस एनर्जी को लेकर हाइड्रोजन एटम मूव करने लग जाएगा, तो क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो ये कहता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी व्हिच विल बी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, इतना में से ये काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन आ जाएगा, समझे कुछ, ठीक करके देख रहे हैं। और देखो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखो जी, एक मान लीजिए कह दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन बोलते हैं ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज फॉलिंग ऑन ए सोर्स, कोई भी सोर्स नहीं सॉरी मेटल, किसी मेटल के ऊपर कहता है कोई फोटोन डाला 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का, कहता है दैट नो मेटल री इमिट दिस फोटोन, इसने एनर्जी ली और क्या करने लगा इमिट। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताया था कि आयरन को हीट करते तो आयरन हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाता है, फिर वो रेड येलो ग्रीन एनर्जी इमिट भी करता जाता है। तो यहाँ बता दे किसने ना मेटल ने 300 नैनोमीटर एनर्जी अब्सॉर्ब की एंड दैट रीइमिट कर दोबारा निकाल रहा है 2 पैकेट्स फॉर्म में। इसने पैकेट लिया, एक पूरा ले लिया और अपनी इस एनर्जी को इसने 2 पैकेट बना के क्या कर दे इमिट। तो कहता है उनमें से एक जो यहाँ से रेडिएशन निकली उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो वो 300 नैनोमीटर वाला एब्जॉर्ब किया, तो इमिट 400 नैनोमीटर वाला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 400 वाले की एनर्जी कम होगी। तो कहता है बताओ दूसरे फोटोन की एनर्जी क्या होगी, दूसरे फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। 300 नैनोमीटर वाला लिया और इमिट किए 2, जिनमें एक की 400 तो दूसरे क्या है, तो बेटा क्या करोगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितनी सोर्स एब्जॉर्ब है वो सारी इमिट भी कर सकता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू इमिट 2 फॉर्म में होती है E1 प्लस E2, 2 फॉर्म में कर दो। एक एनर्जी कितनी है hc बाई लैम्डा, एक ही क्या होगी hc बाई लैम्डा 1 प्लस में hc बाई लैम्डा 2। तो बेटा यहाँ पे क्या अपने पास hc ले लो थ्रोट कॉमन, तो क्या हो 1 बाई लैम्डा 300 नैनोमीटर, दूसरे की वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, तो बाकी बच गया बताओ उसकी वेवलेंथ आ जाएगी नहीं अपने पास, समझ गए। टोटल जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो ही क्या हो जाती है इमिट। ठीक, एक पैकेट एब्जॉर्ब करके और कोई सब्सटेंस अपने अंदर उसके फिर छोटे छोटे अलग से एनर्जी पैकेट बना के उसको री इमिट कर सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस का। ओके थैंक्स बेटा, न्यूमेरिकल्स करना।